हेलो। हाँ तो करो भाई इंट्रोडक्शन। आज तुम्हारे काम है सारा, मैं बैकग्राउंड में हूँ, नेपथ्य में हूँ आज मैं। नेपथ्य में संभावना है, ठीक है। मेरा नाम आदित्य है मेरा नाम गौरव गर्ग। और गौरव ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं, हाँ सारा काम मुझे दे दिया है। भाई, इस काम सिखा रहा हूँ तुम्हें, सही है। इंटर्न हो तुम। गौरव गौरव प्रोफेशनल है। हाँ हाँ तो ठीक है। आज पेशे खिदमत है बशीर बद्र हम्म, का काम। हाँ बशीर बद्र उर्दू के डॉक्टर बशीर, डॉक्टर बशीर बद्र उर्दू के एक नामचीन शायर, तो उन पे आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे पास किताब कौन सी है? हमारे पास उनकी किताब कल्चर यकसा, ऑलमोस्ट सभी उनका सारा काम ऑलमोस्ट समग्र है। उसका कलेक्शन है। कल्चर यकसा समग्र, डॉक्टर बशीर बद्र। पहले कितना इंटरेस्टिंग नाम है। यक्षा का क्या मतलब था? हमने पढ़ा था। पढ़ा तो था पर ध्यान नहीं। देखना मालिक, तुम देखो। कल्चर तो इंग्लिश वाला कल्चर है, कल्चर, हाँ। हिंदी वाला यक्षा है, उर्दू वाला जो भी होता है यक्षा। यक्षा। तो बशीर बद्र का काम, कुछ बताओ बशीर बद्र जी के बारे में। यक्षा का मतलब होता है अच्छा, जिंदा। अच्छा, कलेक्शन भी है। अच्छा कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन भी है और जिंदा भी है, मतलब शायद जिस कल्चर बचा के रखने वाला। कल्चर यक्षा, कल्चर को बचाए रखा है इस किताब में। तो सबसे पहले इस किताब में शुरुआत होते ही डॉक्टर बशीर बद्र ने गजल की जुबान के बारे में कुछ बातें बताई हैं। बहुत बढ़िया। मैं वो पढ़ना चाहूंगा, 2-3 लाइनें हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि किताबी हिंदी और किताबी उर्दू दो अलग अलग तहरीरें हैं, लेकिन गजल सिर्फ एक जबान में लिखी जाती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बोलचाल की जबान यही है। गजल हिंदी लिपि में लिखी जाए तो हिंदी गजल, और उर्दू रस्मूल खत में तो उर्दू गजल। रस्मूल खत भी लिपि होता है। गजल सिर्फ गजल है जो दोनों मुल्कों की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान भी है। ये इन्होंने गजल के बारे में शुरुआती में ही कहा है। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि मैं नज़में पढ़ूं, गजलें पढ़ूं, मैं कुछ एक शेर पढ़ना चाहूंगा डॉक्टर साहब के। जैसे पहला ही शेर है कि किसी की राह में दहलीज पर दिए ना रखो। किसी की राह पे दहलीज पर दिए ना रखो। किवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। अच्छा, जल जाएंगे। हाँ, किसी की राह में किवाड़ मतलब दरवाजे। दरवाजे की किवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। बहुत बढ़िया। आगे। अच्छा, एक इसमें इस किताब का वो जो इंट्रोडक्शन है वो गुलजार ने लिखा है ना, गुलजार साहब ने लिखा है ना? इंट्रो तो नहीं लिखा है पर कमेंट किया है। हाँ, रिव्यू लिखा है इसका। हाँ, कमेंट किया है, इनके ऊपर रिव्यू लिखा है। पढ़ दूं क्या गुलजार साहब का? पढ़ दे। तो गुलजार साहब ने कहा है कि डॉक्टर बशीर बद्र से जब मिला तो लगा जिंदगी ने एक और एहसान किया है मुझ पर। उनकी गजल आज ही के दौर का एहसास होता है। वह कुल्ले साफे पहनी गजल नहीं लगती। वे साफे तो मतलब पगड़ी हो गई। कुल्ले का होता है। वे दो शेरों के बाद जैसे एक नुक्ते के गिर्द पूरे एक सब्जेक्ट का दायरा बनाने लगते हैं। उनकी गजल का शेर सिर्फ एक ख्याल नहीं रह जाता, हादसा भी बन जाता है, अफसाना भी। मैं डॉक्टर बशीर बद्र का बहुत बड़ा फैन हूं गुलजार। तो अच्छा, इसमें ना कुछ शब्दों के बारे में, कुछ अल्फाजों के बारे में जिक्र है इंट्रोडक्शन में, जिसमें इन्होंने कहा है कि गजल की जबान बोल चाली जबान की तहजीबी इजहार है। गजल कोई नया लफ्ज उस वक्त कबूल करती है जब वह लफ्ज हमारी तहजीब और मिजाज में रच बस जाए। अच्छा, तो मतलब जब एक पार्ट हो जाता है हमारे कल्चर का, हमारे बोलचाल का, तब वो गजल में आता है। मसलन अंग्रेजी का लफ्ज है माइल। माइल, हाँ, डिस्टेंस। 150 साल में उर्दू गजल का मील बनकर इस शेर का हिस्सा बना। उर्दू में माइल ही मील बन जाता है। और एक शेर इन्होंने कहा है जिसमें मील का जिक्र है। कई मील रेत को काटकर कोई मौज फूल खिला गई। कई मील रेत को काटकर कोई मौज फूल खिला के गई।
कोई पेड़ प्यास से मर रहा है नदी के पास खड़ा हुआ। अरे हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ, तो और आगे कुछ अगर। दूसरी जबान का मुहावरा भी उर्दू हिंदी बनने में वक्त लगता है। अच्छा। कीप डिस्टेंस गजल में आते आते इस तरह आया, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, अच्छा। ये नए मिजाज का सहर है जरा फासले से मिला करो। अरे अच्छा। तो कीप डिस्टेंस इन्होंने बखूबी समझाया अपने इस शेर में। एक और शेर है बड़ा मजेदार कि दुश्मनी जमकर करो, और ये बहुत रेलेवेंट भी है। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अच्छा, फिर से बोलिए पूरा। दुश्मनी जमकर करो, हाँ, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अच्छा, मतलब इतनी गंदी गलीच हरकतें ना कर देना दुश्मनी में कि जब हम दोस्त हों तो नजर भी ना मिला पाए एक दूसरे से। तो अच्छा, अगला एक शेर है कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बहुत बढ़िया। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बशीर बद्र का एक और शेर है दिल्ली के ऊपर। अच्छा, कि पुरानी दिल्ली का शहर जैसे ये मेरा दिल है, जो भी आया उसने लूटा है। हाँ, सही सही। जो भी आके गुजरा है उसने लूटा है। जो भी आके गुजरा उसने लूटा है। शायद यही है शेर में। नहीं, यही है, मुझे भी याद है। हाँ, अगर एक आधा शब्द आगे पीछे होगा तो उसको अपॉलजीज। एक और बड़ा प्यारा बहुत गहरी बात है ये कि मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी। हाँ, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वह भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। वो भी सुना। हाँ, अच्छा, हवाई चल। हाँ, बोलना जरूरी होता है। हाँ, आप नहीं बोलेंगे तो लोग वो भी सुन लेते हैं जो तुम कह नहीं, जो कह नहीं रहे। तो इसी में आगे बढ़ते हुए, अच्छा, ये इंट्रोडक्शन है पूरा। ये इंट्रोडक्शन है। कृत्रिमता, ठीक है, यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल और सतही पने यानी सरफेस। हाँ, अच्छा, आर्टिफिशियलिटी। हाँ, आर्टिफिशियलिटी और सरफेस के बारे में कहते हुए, आजकल जो सब कुछ बन गया ना कि हम सब कुछ आर्टिफिशियल ऊपर से दिखते हैं और सरफेस पे ही सारी बातें होती हैं, गहराई में कोई नहीं जाना चाहता। उस पे इन्होंने बड़ा एक अच्छा तंज किया है, व्यंग्य किया है। यहां लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर। अच्छा। यहाँ पे तीनों एकदम आंखें चमक आए। मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। ये लोग बड़े गिलास देखेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि वाह क्या बड़ा शराबी है, भले उसमें 2-4 बूंद शराब हो। ये तो सुपरफिशियलिटी के ऊपर बहुत कुछ है। अच्छा, बशीर बद्र की खूबी है उनका सटीक शब्द चयन। अपने शेरों में शब्द से वे इतने चरित्र खींच देते हैं कि संपूर्ण तस्वीर आंखों के सामने दौड़ जाती है। बहुत बढ़िया, मतलब। और इस पे लिखा एक शेर है जैसा भी पिछले वाला भी था। हाँ, कि शाम के बाद कचहरी का थका सन्नाटा। हाँ। शाम के बाद कचहरी का थका सन्नाटा, बेगुनाही को अदालत के हुनर याद आए। अच्छा। बेगुनाही को अदालत के हुनर याद आए। यहाँ हुनर शब्द में अदालतों के दांव पेच, हाँ, घात प्रतिघात, सच झूठ सब शामिल है। मतलब जो भी कोर्ट के अंदर होता है। हाँ, तो ये कुछ शेर हैं, इंट्रोडक्शन में ही हैं। अभी तक तो हम नज्मों पे गए भी नहीं। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। काफी बड़ा है। किसने लिखा इंट्रोडक्शन? ये संपादक ने, जिसने ये किताब एडिट करी है। हाँ, एडिटर कौन है पता नहीं। ये तो वाणी प्रकाशन ने वैसे। हाँ, वो तो पब्लिशर हो गया। एंड में लिखा हुआ है तो बसंत प्रताप सिंह। हाँ, तो बसंत प्रताप सिंह जी को भाई बहुत ज्यादा बधाइयाँ भाई। हाँ, बहुत धन्यवाद भी। और बहुत रिसर्च किया इन्होंने। हाँ, बहुत मेहनत करके अच्छी तरीके से। शाउट आउट टू। अच्छा, नेचर के ऊपर। हाँ, नेचर को देखते हुए जो हम आजकल हमारी बढ़ती आबादी की वजह से जो प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, हाँ, उसके ऊपर इन्होंने दुख जताते हुए 2 लाइनें लिखी हैं, बहुत गहरी लाइनें लिखी हैं। आसमां भर गया परिंदों से। अच्छा। पेड़ कोई हरा गिरा होगा। अच्छा। हाँ, आसमां भर गया परिंदों से, पेड़ कोई हरा गिरा होगा। और क्यों हवेली के
उजड़ जाने का मुझे अफसोस हो, सैकड़ों बेघर परिंदों के ठिकाने हो गए। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, सही, बहुत अच्छे। हाँ। तो मैं एक बेघर हुआ, पर जाने कितने परिंदों को घर मिल गया हाँ, उनका। पर एक पेड़ काटने की वजह से भी कितने हाँ। परिंदों का घर तर चला गया। अच्छा, जो तू अभी कह रहा था ना, वो ये है कि दिल्ली की बस्ती पुरानी दिल्ली है। हाँ, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, हाँ। जो भी गुजरा है उसने लूटा है। हाँ, मैं क्या थोड़ा आगे पहली लाइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली। इसके आगे पूछे कुछ कॉन्टेक्स्ट लेगा है? यहाँ दिल का शब्द दिल्ली का पर्यायवाची बन जाता है, जो भीतरी और बाहरी हमलों से तहस नहस होती रहती है। हाँ, इस बात पे लिखा है। तो अच्छा, मसान मूवी में यहाँ एक शेर है, इसके पहले एक लाइन आती है मसान में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इसकी पहले वाली लाइन क्या है? कौन से गाने में है? गाने में नहीं है, मसान वो में लड़की उसे सुनाती है। मसान में वो लड़की उसे सुनाती है, नहीं पता। एक बार रुक जा, करियो हर्ष। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। नहीं पता। इसमें लिखा कितना है, कहाँ तक है? मुझे जहां तक याद आ रहा है, इसका लाइन है कि उजाले रखो अपनी आंखों में कि बहुत देर तक रात ही रात होगी। यहाँ पे बस इतना ही लिखा है हाँ, यहाँ इतना ही लिखा है कि मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बताओ, पढ़ दो मालिक। काफी बढ़िया है ये। वो वाली, हाँ, बस उस शेर से आगे पीछे वाली लाइन पढ़ दे। सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी। और फिर आगे, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आगे बस। अच्छा, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ इसमें पर नहीं है मुलाकात होगी। पर ओरिजिनल में नहीं है। अच्छा, तो ये पहली वाली शायद किसी और की है। हाँ, या और उसने ये लड़की, मतलब राइटर ने, वरुण ग्रोवर ने ऐड करा होगा। किसी ने ऐड करा है। वरुण ग्रोवर, और दूसरी वाली क्योंकि यहाँ पे कोई जाता सदाफो। सदाओं को अल्फाज मिलने न पाए, न बादल घिरेंगे न बरसात होगी। अच्छा, अब हम आते हैं इनके गजलों पर। तो पहली गजल, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत अच्छे। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भुलाने में। बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल साफ ही था, बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट ही था इसको। और छोटी भी है, छोटी सी गजल है। पर पहले वाला शेर बड़ा अच्छा था इसका। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल है, या समाज के वो लोग जो हाँ दंगाइयों पे है। दंगाइयों पे है। हाँ भाई। और बुकमार्क पे चलो। मैं दूसरी गजल है ये, कि मैं खिजा की धूप का आईना, कि मैं एक होके हजार हूँ। मैं खिजा की धूप का आईना, ठीक है, कि मैं एक हो को हजार हूँ। कहीं आंसुओं का हूँ काफिला, कहीं जुगनुओं का कतार हूँ। अच्छा। कोई तारा टूट के गिर गया, कोई चांद छत से उतर गया, किसी आसमान के हाथ से जो बिखर गया वही हार हूँ। अच्छा। वही सूखे सूखे से पेड़ हैं, वही उजड़ी उजड़ी सी टहनियां, कोई फूल जिस पे खिला नहीं, मैं गमों की ऐसी बहार हूँ। ये अपने मिसफॉर्चून पे इन्होंने लिखा है ना। हाँ, और भाई बड़ा बिरहा, मतलब शिव कुमार बटालवी जैसा ऐसा ही साउंड कर रहे हैं। खिजा का क्या मतलब होता है? किसका? पतझड़ के ऋतु, खिजा मतलब और चैत के दिन। पतझड़ की ऋतु। हाँ, पत्तियां गिर रही हैं, मुरझाए हुए हैं। मुझे क्यों बुलाते हैं प्यार से ये चहकते पंछी मुंडेर के। ठीक है, मुंडेर मतलब वो छत पे छज्जा जो होता है। हाँ, मैं खामोश रात का दर्द हूँ, मैं उदास चांद का प्यार हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा है। मैं वो शेर हूँ जिसे आज तक न कहा गया न सुना गया। मैं वो शेर हूँ जिसे आज तक न कहा गया न सुना गया, जिसे उंगलियों ने छुआ नहीं, वही बदनसीब सितार हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे।
क्या क्या ग्रेव मिसफॉर्चून इन्होंने इस गजल में। बिरहा का एकदम मौसम ही हो गया हर जगह। रुत बहुत दुख है बिरहा की ऋतु आ गई है यहाँ तो, दुखी कर दिया है। ये एक अगला है कि अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे। अच्छा, ये सुना है शायद मैंने। अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। हाँ अजब चिराग हूँ, हाँ दिन रात जलता रहता हूँ। हाँ। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कद्र न की। बहुत बढ़िया। बिखर गया हूँ तो अब रेत से उठाए मुझे। हाँ, आंसू कैसे उठाएंगे हाँ। और इससे बहुत अच्छी। बहुत दिनों से मैं इन पत्थरों में पत्थर हूँ, कोई तो आए जरा देर को रुलाए मुझे। अच्छा, ये अपने आसपास के लोगों पे व्यंग है ना कि सारे इनकी तरह मैं भी पत्थर हो चुका हूँ मैं भी। अब कोई मेरे अंदर का पत्थर खत्म करे, कोई रुलाए मुझे, कोई इंसान बनाए मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे इजाजत दो, तुम्हारी तरह से कोई गले लगाए मुझे। अच्छा, अरे वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है, वाह जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो पहले वाला शेर था कि यो क्या था, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। इसका जैसा एक शेर है दाग दरेलवी का कि ये दिल तुम्हारा दिल मेरे दिल जैसा हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये उसी की तरह थोड़ा शेर है, पत्थर हो नहीं सकता, शीशा हो। अच्छा, इसके बाद अच्छा था ये वाली बड़ी चीज सिंपल थी। हाँ, और बहुत गजल में मतलब अच्छा मजा आया सुन के। अगला है कि हाँ, कौन आया रास्ते ठीक है। आईना खाने हो गए। क्या हो गए? खाने खाने। अच्छा, आईना खाने हो गए। कौन आया रास्ते आईना खाने हो गए, रात रोशन हो गई दिन भी सुहाने हो गए। ठीक है, समझ रहा हूँ। क्यों हवेली के उजड़ने का मुझे अफसोस हो। अच्छा, ये जो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि क्यों हवेली के उजड़ने का मुझे अफसोस हो, सैकड़ों बेघर परिंदों के ठिकाने हो गए। जाओ इन कमरों के आईने उठाकर फेंक दो, बेअदब ये कह रहे हैं कि हम पुराने हो गए। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि मैंने उसको पहचाना ना हो, हाँ, अब उसे देखे हुए कितने जमाने हो गए। मेरी पलकों पे ये आंसू प्यार की तौहीन थे, उसकी आंखों से गिरे मोती के दाने हो गए। ये मुझे तीसरा वाला शेर समझ नहीं आया कि थोड़ा। जाओ इन कमरों के आईने उठाकर फेंक दो, हाँ, बेअदब ये कह रहे हैं कि हम पुराने हो गए। हम मतलब मैं अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं पुराना हो गया ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगा कि आईने कह रहे हैं कि हम पुराने हो गए, कि आईना कैसे पुराना हो गया। ये बेअदब आईने, हाँ, अच्छा, मुझे मेरा बूढ़ा सेल्फ दिखा रहे हैं। तो इन्हें उठा के फेंक दो, इनकी मुझे जरूरत नहीं रही। हाँ, मेरे बिस्तर पे सो रहा है कोई, अच्छा मेरी आंखों में जागता है कोई। अच्छा, मेरी बिस्तर पे सो रहा है कोई, मेरी आंखों में जागता है कोई। इन पहाड़ों में कौन रहता है, बोल कर देखो बोलता है कोई। अच्छा, एको। आज मैं जागूंगा कि सोते में मेरी पलकों को चूमता है कोई। मेरा शैतान मर गया शायद, मेरे सीने पे सो रहा है कोई। अरे, तो स्लीप पैरालिसिस होता है। रंग ये भी बहुत पुराना है, सोचता कोई बोलता है कोई। अच्छा, 7 पर्दों में छुप के देख लिया, हाँ, कपड़े बदलो तो देखता है कोई। ये पहला जो शेर था ना कि मेरे बिस्तर पे सो रहा है कोई, मेरी आंखों में जागता है कोई, ये कह रहे हैं कि इनकी जो बिलवड थी ना, जिनसे ये अलग हो गए, जिससे ये अलग हो गए और अभी कहीं और आ गए। हाँ, मान लो इनकी शादी हो गई किसी और से, हाँ, तो शादी तो समाज के लिए शादी हो गई, हाँ, समाज के लिए किसी के साथ बंध गए, पर उसको भूलना इतना आसान नहीं है। अब भी ये बिस्तर पे तो सो रहे होते हैं, पर इनकी आंखों में कोई और जाग रहा होता है। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। वहां की तरफ एक निशाना है कि आसान नहीं है भूल जाना। अच्छा, मैंने ऐसे सोचा। हाँ, तो ये भी बहुत साफ सुथरा था। वाला अच्छा था। बाकी एक दो तो मेरे को लगा, वो एक तो शायद स्लीप पैरालिसिस पे था कि मेरे सीने मेरा पे। शैतान मर गया शायद, मेरे सीने पे सो रहा है कोई। हाँ, क्या ये ऐसा है कि मैं पहले इतना खराब था, मैं इतना शैतान था, मैं इतना बुरा था हाँ, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता था।
और अब शायद मेरे सीने पे कोई सो रहा है, अब शायद कोई मुझसे प्यार कर रहा है, तो क्या मैं अच्छा हो गया? क्या ये ऐसा कुछ है? ये ऐसा हो सकता है। देखो स्लीप पैरालिसिस में ऐसे ही होता है कि कोई तुम्हारे सीने पे वजन डाल रहा है, तो शायद ये ऐसे तो कह रहे होंगे कि और स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब और ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता है तुम्हारा, तुम और परेशान रहते हो और दुखी रहते हो। या ये उससे भी ज़्यादा एक लेवल और नीचे जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि मैं इतना, जैसे पहले के कंपैरिजन में अगर देखें हम, पहला शेर जो कह रहा था, जो हमने पहले से समझा या फिगर आउट किया कि उसे भूलना मुश्किल है, तो जैसे ये पड़े हुए हैं बिस्तर पे और इनके साथ कोई कुछ कर रहा है और ये कुछ नहीं कर रहे, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मेरे से मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ समझ गया मैं। हाँ मैं समझ गया। इन्वॉल्वड नहीं है इनका जो नया पार्टनर है, डूइंग समथिंग विद हिम, एंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इज नॉट इन्वॉल्व्ड। हो सकता है, ठीक है। हाँ, पर मुझे वैसे लगा क्योंकि वो कैसे सीने पे सो रहा है और शैतान भी है, तो कि आमतौर पर उसमें ऐसे लगा। बहुत मतलब हो सकते हैं। हाँ, मुझे पता नहीं एकदम, क्योंकि जब तूने पढ़ा ना तभी मेरे दिमाग में स्लीप पैरालिसिस आया, और पहले वाले पे भी एक मेडिकल वही कंडीशन आई थी, एक उससे पहले वाला नहीं, पहले वाला तो ये वाला, सेकंड वाला। अच्छा, एको, ये तो नेचुरल फिनोमेना। ये तो नेचुरल। तो मुझे लगा कि जैसे एको पे बात हो रही है फिर स्लीप पैरालिसिस है, मुझे लगा ये ऐसा कुछ होगा। चल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत से लेयर्स हो सकते हैं। हाँ। अब जो अगला पढ़ने जा रहा हूं ना मैं, वो मेरा पसंदीदा है। बिल्कुल। उसके पहले मैं ये पढ़ता हूं। अच्छा। हर जन्म में उसी की चाहत थे, हम किसी और की अमानत थे। उसकी आंखों में झिलमिलाती हुई हम गजल की कोई अलामत थे, साइन। तेरी चादर में तन समेट लिया, हम कहाँ के दराज कामत थे। दराज कामत? लंबे जिस्म वाले। अच्छा। तेरी चादर में तन समेट लिया, हम कहाँ के दराज कामत थे। अच्छा। जैसे जंगल में आग लग जाए, हम कभी इतने खूबसूरत थे। अरे अच्छा। पास रहकर भी दूर दूर रहे, हम नए दौर की मोहब्बत थे। पास रह के भी दूर दूर रहे, हम नए दौर की मोहब्बत। व्यंग है क्या नए दौर की मोहब्बत पर? हाँ, हो सकता है। इस खुशी में मुझे बहुत अच्छा था। पास रह के भी दूर रहे, हम नई दौर की मोहब्बत थे। इस खुशी में मुझे ख्याल आया, गम के दिन कितने खूबसूरत थे। अच्छा। दिन में इन जुगनुओं से क्या लेना, ये दिए रात की जरूरत थे। अच्छा। अरे हाँ, ये अच्छा है, ये बहुत प्यारा है। और इससे बहुत सब पता चलता है कि अब इसकी क्या जरूरत, इस समय तुम तो मुझे तब चाहिए थे, अब क्या, अब तो वीरान हो गया सब कुछ। बहुत अच्छा। ये आखिरी शेर बहुत अच्छा है, मजेदार है। और आखिरी जो मेरा बहुत पसंदीदा है, अच्छा, मुझे अब तक जो मैंने पढ़ा है इस किताब में सबसे अच्छा लगता है। रेत भरी है इन आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। हाँ सुना। रेत भरी है आंखों में, आंसू से तुम धो लेना। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट कर रो लेना। बहुत बढ़िया। सूखा पेड़, हाँ। ये खास ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद बहुत तन्हा है जैसे जंगल का रास्ता। जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। ठीक है, कुछ बात करेंगे। कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, हाँ। जन्म जन्म की प्यासी है। हाँ। साहिल पर चलने से पहले अपने पांव धो लेना। अच्छा, ठीक है। साहिल मतलब वो था ना, किनारा। और ये जो शेर है ना भाई, इस पे हमने बात भी करी है। अच्छा। अभी मैं और हर्ष भी बात कर रहे थे कि मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी। हाँ। मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी। ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। हाँ। इसमें करते हैं। हाँ। रोते क्यों हो दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है। हाँ। सारी रात यूं ही जागोगे, दिन निकले तो सो लेना। रोते क्यों हो दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है। अच्छा। सारी रात यूं ही जागोगे, दिन निकले तो सो लेना। अच्छा। हाँ, ये बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि पर उस पर बात करनी है, बार उस वाली गजल में वापस खोल तू। ठीक है। रेत भरी है इन आंखों में, हाँ, आंसू से तुम धो लेना। ठीक है।
कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट कर रो लेना। पहला जो शेर है इसमें रेत भरी है आंखों में, मेरी आंखों में रेत भरी आंसू से इन्हें धो लेना। इसका कैसे क्या हो गया मुझे तो मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा, शायद मुझे कुछ समझ के नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों में रेत भरी हुई है, आंसू से इन्हें धो लेना, कि शायद जो परेशानी है जिंदगी की आंसू से खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं या कुछ मतलब क्या समझ आ रहा है तेरे को? ये पहली बात दूसरे से कह रहे हैं, क्योंकि हर बात ये दूसरे से कह रहे हैं। किसी को वो दे रहे मशवरे, किसी को मशवरा, किसी को समझा रहे हैं। हाँ। कि रेत भरी आंखों में आंसू से तुम धो लेना। हाँ। कोई सूखा पेड़ मिले तो उससे लिपट कर रो लेना। सूखा पेड़ से मुझे लगता है ना कि तुम भी सूखे हो, और शायद तुम्हारी आंसू से पानी पेड़ को मिलेगा, ऐसा कुछ भी है शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि दोनों लाइनों का फिर वो है ना, क्योंकि रिलेशन रहता है ना, कनेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइंस। हाँ, कि वो कह रहे हैं रेत भरी आंखों में आंसू से तुम धो लेना, तो शायद ये कह रहे हो कि आंखों में रेत भरी हुई है तो तुम रो के साफ कर लो, पर शायद वो साफ ना हो आंखें। हाँ। रेत आंसू से। और कोई सूखा पेड़ जिससे पानी की जरूरत है, हाँ, उससे लिपट के तुम रो लेना, उससे लिपट कर रो लेना। और मैंने ना पता नहीं इससे कितना जोड़ता है, पर मैंने पढ़ा था टीवी डिस्कवरी पे देखा था कि ना पता नहीं करेबियन आइलैंड्स पे या फिर अंडमान निकोबार के साइड पे, मतलब ऐसे इधर की तरफ आइलैंड्स में ना, जब उन्हें किसी पेड़ को मारना होता है वहाँ के लोगों को, मतलब मैं ये मतलब तुक्का मार रहा हूँ जल लोकेशन का, ठीक है, एटलीस्ट, तो वहाँ के जब लोगों को एक पेड़ को काटना होता है तो पेड़ को काटते नहीं सीधा, तो पहले उस पेड़ को बददुआएं देते हैं, कोसते हैं उसे रोज। अच्छा। फिर वो पेड़ सूखने लगता है और फिर वो जब पेड़ सूख जाता है तब उसे काटते हैं। ऐसा सच में होता है? हाँ, वो लोग तो कहते हैं और वो लोग करते भी हैं। मतलब ये करेबियन आइलैंड्स में कहीं पे होता है या मतलब किसी आइसलैंडिक एरिया में होता है, हमारे यहाँ पे भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पक्का या वो लोकेशन का नहीं पता, पर ये रस्म होती। किसी छोटे पौधे को मैं गाली देकर और हाँ तो कोस कर देखूं एक बार, हाँ तो कोसो, पर उसको फिर न्यूट्रिशन में मत दो ना, पानी वानी में मत दो ना, तो शायद फिर वो कोसने से नहीं मरता होगा वो। पर भाई, पर मैं तो तुम्हें ये तो बता रहा था कि रिचुअल होता है ना, तो रिचुअल में लॉजिकल सेंस इतना होता नहीं है ना। एग्जैक्टली। हाँ, मैं तो बस वहां से जोड़ रहा था कि अगर इसका उल्टा पार्ट उल्टा हो गया ना, इसको इन्वर्ट कर दिया ना उन्होंने, कि अगर तुम शायद उसके साथ इमोशनल होगे, उसको अपना प्यार दिखाओगे, तो शायद वो पेड़ वापस उग जाएगा, वापस उसमें जाना है। बिल्कुल, ये एक मतलब हो सकता है इसका। हाँ, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि मतलब मैं लिटरली ये वो एफर्ट है जो करके कोई फायदा नहीं है, पर एक बार करके कोशिश कर लो, शायद अच्छा लगेगा। हाँ, ये मतलब है इसका। इसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। इसमें इसके आगे बहुत तन्हा है जंगल का रास्ता। इसके बाद बहुत तन्हा हो जैसे जंगल का रास्ता, जो भी तुमसे प्यार से बोले साथ उसी के हो लेना। इसमें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? मतलब कह रहे हैं कि अब आगे जिंदगी का रास्ता बहुत अकेले कटेगा तुम्हारा, और अब जो भी सही से भी बात करे उसके साथ हो जाना। अजीब टिप है ये तो बहुत। या तो ये इतना साफ है कि हमें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो तुमसे अच्छे से रहे, अच्छा साथ दे, बस उसका साथ हो जाना, मतलब अच्छी टिप नहीं है कुछ, इतनी कोई अच्छी टिप नहीं है। पर इसके पहले वाली लाइन जो है ना, वो डरावनी भी तो है कि जंगल का रास्ता इसके बाद बहुत तन्हा होने वाला है। और अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, जंगल में अकेले घूमना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो अच्छा होगा कि किसी का साथ। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि जंगल का रास्ता बहुत तन्हा है, शायद अकेले सरवाइव करना मुश्किल हो। हाँ, वो तो है। तो जो भी एक अच्छा इंसान मिले, और जंगल की रात बहुत डरावनी होती है, उसके साथ हो लो। हाँ, ये तो चलो, ये वाला पार्ट, ये बहुत जनरल, हमने इसको जनरलाइज करके समझा। कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ जन्म जन्म की प्यासी, साहिल पर चलने से पहले अपने पाँव भिगो लेना। अच्छा, जो साहिल मतलब, अच्छा जो रेत के तट पे जो रेत होती है, मतलब बिल्कुल किनारे पे, नदी के किनारे पे जो रेत होती है, उसकी प्यास बुझा देना अगर तुम पैर गीले करके वहां पे जाओगे। क्या हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आजकल समाज में या हमारे इर्द गिर्द प्यार बिल्कुल खत्म होता दिख रहा है? मतलब लोग सिर्फ फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्यार कोई किसी को नहीं करता। अच्छा, तो क्या ये ऐसा कह रहे हैं कि कुछ तो रेत की प्यास बुझाओ, यानी लोग भूखे हैं, प्यासे हैं अच्छे संबंधों के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, कि जहां से भी गुजरो वहां थोड़ा प्यार बांटते चलो। साहिल पे चलने से पहले अपने पाँव भिगो लेना। जिससे भी मिलकर गुजरो उसे थोड़ा प्यार दे दो। पर हाँ, वो तो ठीक है, मैं समझ, लोग बहुत प्यासे हैं, मतलब खत्म ही नहीं होगी प्यास उनकी प्यार की। पर इसमें ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना कि मतलब जिसे तुम वो एफर्ट करो जो पॉसिबल नहीं तुम्हारे लिए करना, तुम उनकी प्यास बुझा रहे हो जो कभी जिनकी प्यास कभी नहीं बुझी। हाँ,
तुम कोशिश तो करके देखो, ये शायद ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल, ये भी एक पार्ट हो सकता है कि तुम कोशिश तो करके देखो। हाँ मतलब समाज में बदलाव आ नहीं रहा है, पर तुम थोड़ा बाकी पता नहीं, बाकी हाँ। बशीर बद्री जानते हैं। ठीक है, हाँ आगे मैंने तेरे को क्या लगता है इसमें? और मुझे वही जो मैंने बोला ना अभी, और मैं तेरे से रिलेट भी कर पा रहा हूँ कि शायद हम सबको प्यार ना दे पाए और शायद सबकी प्यास कभी ना बुझा पाए, पर हमारे हिस्से में जितना है हम उतना तो दे ही सकते हैं, उतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा हाँ, जितना एफर्ट मुझसे होगा उतना तो कर ही सकते हैं। जाहिर है कि मेरे पाँव भिगो लेने से साहिल के सारे रेत की प्यास नहीं बुझ जाएगी। और एक और बात भी देखो ना, जो तट होता है, जो एक एंड होता है जहाँ पे फिर तो, पर वहाँ पे तो समुद्र भी है ना। हाँ उसको तो ऑलरेडी इतना पानी मिल रहा है ना, पर वो पानी खा रहा है। हाँ, वो पानी खा रहा है, हाँ वो पानी प्यास नहीं बुझा सकता। हाँ, तो तुम पैर धोगे जैसे मीठे पानी का, वो थोड़ा सा ले आना। हाँ, ये बात सही लगी, ये बात ठीक लगी। हाँ, कि वो जो प्यार उन्हें मिल रहा है वो आर्टिफिशियल है, वो काम का नहीं है, वो फायदे का संबंध है, वो फायदे का रिश्ता है, मतलब उसका कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ करेगा नहीं वो प्यार, पर तुम अगर शायद अपने पैर धोगे आओगे भिगोगे तो शायद फिर भी उसका कुछ हो जाएगा इसका। हाँ, ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है हमने स्क्रैच किया, ठीक था शायद, पता नहीं, बाकी कोशिश ही कर सकते हैं। और ये जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कोई हमें सुन रहा हो, कह रहा होगा इतना गलत नहीं तो अगर हाँ तो वही साथ साथ हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ना कि अगर कोई, वही तो कह रहा हूँ मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है किसी को बहुत बेटर पढ़ाओ जिन्होंने ने, तो वो सोच रहा अरे बहुत गलत हो यार तुम, तो वो ये कर सकता है ना, हमारा जो भाई जिसे लगता हो कि हम गलत पढ़ रहे हैं, या जो भी लिसनर हो, वो हमें लिख के अगर बता दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। अगर रेस्पॉन्ड कर दे कि वो उसने क्या समझाया, इसका असली मतलब क्या है, है ना। एक अगला शेर है कि मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। हाँ, ये तो ऑब्वियसली कि दरिया मतलब नदी, तो नदी ऊपर बहुत तेज चलती है, हलचल बहुत ऊपर रहती है, नीचे नीचे उतना ही पानी स्लो होता रहता है। इसका एक वो होता है, इसका फिनोमेनन उनको कुछ कहते हैं इसे, जो मुझे याद नहीं आएगा। इसमें यूजुअली होता है कि एक लेयर ऑफ वाटर है, उसकी स्पीड कम होगी पर ऊपर वाली की और ज्यादा होगी, कि उसे एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो पुश कर रहा होता है ऊपर वाले पार्टिकल्स को। ऐसी हवा भी काम करती है यहाँ पे, इसलिए हलचल ऊपर बहुत मिलेगा। इसलिए जैसे 10वें फ्लोर पे हवा तेज चलेगी पर जमीन पे हवा इतनी तेज नहीं जाती, क्योंकि नहीं है, क्योंकि वो ड्रैग रहता है एयर का, इसलिए। तो वही है कि दरिया की तरह हो जाना, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। ऊपर तो तुम बहुत लहरा रहे हो, तेज से जा रहे हो, भाग के खुशी खुशी है, जैसे पता नहीं हैप्पीनेस। नीचे और नदी के बिल्कुल नीचे वो सबसे ज्यादा वो वाले फिश, मतलब एनिमल्स रहते होते हैं ना, जो सब बिना लाइट के रह लेते हैं, और सबसे खराब, मतलब सबसे दिखने भी खराब होते हैं। और तुम्हारे जितने गम हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो सारे शिप भी डूब के जमीन पानी के वो सारे भीतर रख लेना, ऊपर ऊपर हंसते रहना। रोते क्यों हो, ये तो बहुत लाजिम है, शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रोते क्यों हो दिल वालों की किस्मत ऐसी होती है, सारी रात यूं ही जागोगे, दिन निकले तो सो लेना। पर ये अच्छा, रात को रोते हैं क्योंकि ये हाँ अकेले होते हैं तो शायद मेमोरीज में रोते होंगे। दिन निकले तो सो लेना, क्यों ये क्यों बोला है, दिन निकले तो सो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में जब रोशनी आ जाए, उजाला आ जाए, तभी सो जाना, तब सो लेना, अभी रोते रोते ही गुजार लो, तब सवेरा यहाँ पे, तब सो जाओ जब सवेरा। तो अभी तुम्हारी जिंदगी वीरान पड़ी है तो रोते रहो, कोई बात नहीं, ऐसी होती है किस्मत दिल वालों की। अच्छा पर जब कभी तुम्हारी जिंदगी में बाहर आए तो सो लेना इत्मीनान से, हो सकता है बस। या उसमें कुछ रहेगा और नहीं है? नहीं, उसका आखिरी शेर वही था। अच्छा, तूने मुझे 10 बोला था, तो मैं 10 की एक्सपेक्टेशन इतना ही सेलेक्ट किया था आज के लिए। अच्छा चलो, हम हर बार ये सेगमेंट कर ही रहे हैं, हम 2 बार 3 बार, तीसरी बार है। एक ऐसी कविता सुनाए या फिर ऐसी गजल जो आमतौर पे ना सुनी हो किसी ने। अच्छा, मेरे पास तो होती है अगर, पर थोड़ा तो जैसा हर बार कांस्टेंट एक सेगमेंट हो ही गया है कि एक हम बड़ा शायर रखते हैं और फिर एंड में एक वो नज्म या एक कविता या एक गजल जो शायद इतने लोगों ने नहीं पढ़ी या नहीं सुनी, तो इंट्रोडक्शन एक तरह की कि आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो शायर है वो बहुत पॉपुलर है, निदा फाजली। वो कोई छोटे शायर नहीं है। निदा फाजली मतलब अन्नू मलिक है। अन्नू मलिक चलो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो गया बोलना, सोनू निगम है एक तरह से, मतलब सबको पता है, सबने सुना है। अगर तुमने
गजल गाने सुने हिंदी में तो मोस्ट प्रॉब्ली तुमने निदा फाजली का लिखा हुआ सुना एक होगा। आधी नज्म गजल तो सुनी है, जैसे कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी जैसे आपने कैफी को सुना है वैसे ही आपने निदा को भी सुना होगा। हाँ। पक्का। तो इस नज्म के पीछे ना पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ये नज्म है, निदा फाजली के पिताजी का देहांत हो जाता है और उन्होंने अपने पिताजी के देहांत के बाद ये नज्म लिखी है। तो निदा फाजली जी के पिताजी का देहांत हो जाता है, ठीक है। और वो इतना मूव कर देता है उनको उनकी डेथ कि वो एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो उस इंस्टेंस पे इन्होंने एक नज्म लिखी थी अपने पिताजी को मतलब समर्पित करते हुए कि आपके लिए। और ये बहुत हार्ड ब्रेकिंग नज्म है, बहुत ज़्यादा, और कई लेयर्ड है भाई। हाँ, और बहुत इस पे बात भी करेंगे, होने को 10-15 मिनट इस पे भी देते हैं क्योंकि वो बहुत उम्दा काम है, मतलब ऊपर लेवल का काम है, बहुत उम्दा। पढ़ो, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिया पढ़ने नहीं आया। फातिया मतलब डेथ की जो प्रेयर होती है, कुरान के पहले जो कुछ होते हैं ना, अरे जो मतलब कहते हैं रिचुअलिस्टिक, अरे नहीं जो मतलब अरे हाँ, उर्दू में एक वर्ड होता है, मेरे को वर्ड नहीं आएगा तो ठीक, प्रेयर्स मान लो, कुरान की जो स्टार्टिंग की कुछ प्रेयर्स होती हैं उसे फातिया कहते हैं, जैसे तो फातिया पढ़ते हैं लोगों की डेथ पे भी। ठीक है। तुम्हारी कब्र पे मैं फातिया पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलकर टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारी मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों का साथ बहता है, लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पे जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वह झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिया पढ़ने चले आना। अरे बाप अरे रे। बाप रे। मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने को नहीं रह जाता यार। एक तो हम कह रहे थे ना अभी यहाँ पे, जैसे हम बशीर बद्र के इंट्रोडक्शन में तूने बोला था कि बशीर बद्र साहब वर्ड्स का बड़ा अच्छा सिलेक्शन करते हैं। हाँ। तो ऐसे इसमें बड़ा अच्छा वर्ड्स का सिलेक्शन है कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिया पढ़ने नहीं आया। पहले साफ साफ मतलब अग्री करते हैं कि मैं नहीं आया तुम्हारी डेथ प्रेयर पे, जहाँ बेटे का होना बहुत जरूरी है, मैं वहीं नहीं गया। और फिर आगे बताते कि मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते हो। तो ये तो तुम्हारी मौत की खबर किसी ने झूठी उड़ाई है ना। और जिसने ये सुनो, ये कह रहे, सॉरी, ये कहते नहीं है कि तुम्हारी मौत की खबर झूठी है, ये कहते हैं तुम्हारी मौत की खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है। तो जिसने कहा है कि तुम मर गए, साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि तुम मर गए। हाँ, पर ये भी नहीं बोल रहे हैं कि, और ये भी कह रहे हैं कि झूठी खबर हाँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तुम नहीं मर गए। मानता। कैसे मर गए हो तुम? फिर आगे बताएंगे कि कैसे नहीं मर सकते हो तुम, क्या है ना। क्या लिखावट है भाई। मतलब और देखो, जब ये बताएंगे ना कि उनके पिताजी जिंदा कैसे हैं, तो कभी भी इस सेंस में नहीं बताते कि वो फिजिकल फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो अपने से रिलेट करके बताते हैं। हाँ, कहते कि मेरे हाथों में मेरी उंगलियों में तुम्हारी हथेलियां सांस लेती हैं। जब भी मैं कागज कलम लेके बैठता हूँ तो तुम्हें अपनी कुर्सी में पाता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपने पापा के एग्जैक्टली जूतों में बैठ के, मतलब पापा की तरह ही उनसे सीख के लिख रहा था। तो आज भी जब भी मैं लिखने बैठता हूँ तो उन्हीं की इंस्पिरेशन वहाँ पे पहले से बैठी हुई होती है मेरे लिए, सही। कि उन्हीं से सीख के लिखूंगा जो भी हूँ मैं। इवन आगे जाते हैं कि मेरे बदन में जितना भी लहू है वो तुम्हारी ही लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरे जो खून है बह रहा है ना वो तुम्हारी नाकामियाँ, लग्जिश शायद होते सक्सेस, और नाकामियाँ मतलब नुकसान, जो मतलब जो नेगेटिव है। तो तुम्हारा अच्छा और बुरा वो दोनों को मिला के मेरे वो खून में बहता है। तो तुम्हारा अच्छा करा हुआ भी और तुम्हारा बुरा करा हुआ मेरे अंदर है। सब मैं, तुम मेरे अंदर हो तो मैं कैसे मान लूं कि नहीं हो। इवन मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। इवन देखा जाए साइंटिफिकली भी सही है सही है कि मेरे अंदर जो बीमारियां जेनेटिकली हैं तुमसे ही आई हैं कहीं ना कहीं।
और लाचारियां, मतलब हाँ, हालात अगर कुछ खराब है तो वो भी हो सकता है तुमसे ही आए हो। तुमसे आए हो। तुम्हारी कब्र ने, अभी आखिरी जो लाइन है ना, ये बहुत एकदम गट पंच ऐसे आके हिट करता है कि तुम्हारी कब्र पे जिसने तुम्हारा नाम लिखा वो झूठा है, पहले जिसने बात उड़ाई वो भी झूठा है, पर और तुम्हारी कब्र है, मुझे पता है तुम्हारी कब्र है, हाँ तुम्हारी कब्र है, तुम ही होंगे ना अंदर, सही बात है। पर उसमें तुम्हारा नाम जिसने लिखा ना वो आदमी झूठा है, वो कोई सच उसने नहीं, गलत लिखा है उसने। गलत लिखा है। मैं नहीं मानता, अभी भी नहीं मान रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, मुझ में जिंदा, तुम मुझ में जिंदा हो, कभी समय मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। क्या बात है, क्या तो कह इससे अब देखा जाए ना, एक बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, जैसे मेरे अंदर तुम जिंदा हो ना, तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ। तो तुम मरे तो एक तरह से मैं भी मरा। मर गया, और अब तुम मेरे अंदर जिंदा हो, और अब तुम्हें कभी टाइम मिले ना तो आके मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ जाना। अरे वाह, ये इतना फिलोसॉफिकल है भाई कि कोई हद नहीं है, मतलब मैं क्या बताऊं। अरे ये सैड भी इतना इतना दिल तोड़ने वाला है कि क्या यार, क्योंकि मतलब ये ऐसा भाव है ना जो शायद बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल, मतलब शांत कर देता है ये। जब भी हम पढ़ते हैं ना, ये शांत कर देता है। बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब छोटी सी है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, ये पहले ये कह रहे हैं कि तुम मुझ में जिंदा हो, और फिर ये कह रहे हैं कि तुम मर गए जब, तो तुम्हारे साथ मैं भी तो मरा। क्यों? और अब तुम्हें टाइम मिले ना, हाँ तो आ जाना, क्योंकि तुम जैसे, अगर हम इसको थोड़ा सा और डाइसेक्ट करें, तो हमारे घरों में हमारे पापा लोगों का जन्म कब होता है? जब हमारा जन्म होता है। हमारे जन्म से पहले वो एक सिंगल वो एक नॉर्मल इंसान होता है, वो पापा तो नहीं होता है किसी का। वो होता तो एक आम आदमी है। वो पापा कब बनता है? जब हमारा जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है। तो जब पापा मर गया तो बेटा भी तो मर गया। और एक और बात देखिए, इन्होंने कहा कि तुम मेरे अंदर जिंदा हो, कभी समय मिले या टाइम मिले, वक्त लगे तो कब्र में, मेरी कब्र में फातिहा पढ़ते चले आना। अब पहले ये बोल चुके कि मैं तुम्हारी कब्र में फातिहा पढ़ने नहीं आया, और अब तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, और मैं तो नहीं पढ़ने वाला तुम्हारी कब्र में फातिहा, और तुम मेरे अंदर जिंदा हो, तो मतलब मैं अभी भी नहीं जाने वाला तुम्हारी कब्र में फातिहा पढ़ने। मैं अभी भी अपने अंदर एक्सेप्टेंस नहीं लाने वाला कि तुम मर गए। तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। तुम मुझ में जिंदा हो, मैं तुम में मरा हुआ हूँ। बहुत गहरा है, बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत दुख भरा है। और बहुत पर्सनल है ना, बहुत पर्सनल है, इसलिए अच्छा है। एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था मैंने कहीं पे कि राइटिंग के लिए कि तुम्हारी कहानी जितनी ज्यादा पर्सनल है ना, उतनी ज्यादा यूनिवर्सल भी होती है। तो ये नज़्म जितनी पर्सनल है उतनी यूनिवर्सल है, मतलब उतना ही शायद हर अगले इंसान को अफेक्ट करती है, सबको अफेक्ट करती है। क्या ढूंढ रहे हैं? एक और आशुतोष राणा, एक आलोक श्रीवास्तव करके हैं, लिखते हैं वो भी। आशुतोष राणा उनको अपना छोटा भाई बताते हैं। तो आलोक श्रीवास्तव का लिखा हुआ है पिताजी के ऊपर ही, बहुत पर्सनल है। पर जब आशुतोष राणा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये आलोक श्रीवास्तव ने अपने पिताजी के लिए लिखा था, पर जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है उन्होंने मेरे पिताजी के लिए लिखा है। वो भी छोटा सा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। बाबूजी के, पिताजी के ऊपर ही है। हमारे यूपी बिहार साइड पिता को बाबूजी भी कहते हैं। नाम क्या है इसका? नाम तो ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा। सीधा शुरू ही होती है कविता कि घर की बुनियादें, मतलब एक बच्चे की नजर में उसका बाप कितना बड़ा होता है ना, इस पे लिखा है। ठीक है। कि जब बच्चा छोटा है तो सब कुछ उसका पापा ही उसके लिए होता है। जब पापा बाहर से आता है तो बच्चे दौड़ के जाते हैं कि अरे पापा आ गए, पापा आ गए। तो वो तो लिखे हैं कि घर की बुनियादें, दीवारें, बाम और दर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। एक गुरूर होता है ना अपने बाप पे, क्या रे मेरे बाप जैसा कोई नहीं। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे फूरे कद्दावर थे बाबूजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अच्छा, शायद नहीं रहे पिताजी। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे हाँ। भीतर से खालिस जज्बाती, प्योर जज्बाती, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग, अनूठा, अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी।
कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। अच्छा, काफी कमाल। बहुत कमाल है। मैंने ये जब पढ़ा था ना तो मैं क्या तो आज बाबूजी पे मेरे आधे साहस, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। बहुत बढ़िया। जैसे हम बाहर जाते हैं तो कहते हैं ना कि तू जानते नहीं मेरा बाप कौन है, और साथ साथ बाप से डरते भी हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मेरा साहस भी है और डर भी है, पर मैं सुधरा वो भी पापा की वजह से। तो इन्होंने बिल्कुल ये बताया है कि कितना बड़ा योगदान है पिताजी का उनके जीवन में, और सभी के जीवन में कितना बड़ा योगदान होता है। तो आज हमने बाबूजी पे खास ऐसा लग रहा है कि आज हमने फादर्स डे सेलिब्रेट कर लिया। हाँ, तो चलिए बस इतना ठीक है, आज यहाँ यही रोकते हैं इस सेशन को, और अब मिलते हैं। हाँ, अगली बार मिलते हैं अगले हफ्ते इसी के साथ। धन्यवाद।